हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यूज की सीरीज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने कुछ एमसीक्यूज किए थे। अब आज वाले वीडियो में भी हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वी वर्सेस आर ग्राफ फॉर अ पॉइंट चार्ज इज इनकरेक्ट। कह रहा है कि इनमें से जो V और R के बीच में जो ग्राफ है कौन सा इनकरेक्ट है। अच्छा देखो, V क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R। ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो इतना होता है, और अगर वहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो क्या होता है? -KQ/R। ठीक है। अच्छा देखो, यहां पे V और R आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और इस वाले केस में भी V और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है? इस तरीके से। लेकिन ये वाला नेगेटिव है, नेगेटिव वाले का कैसा बनेगा? ऐसा। लेकिन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये C वाला नहीं होता, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 नैनो कूलम चार्ज इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। मतलब एक स्क्वायर है, इसके सेंटर पे 2 नैनो कूलम का चार्ज रखा गया है। ठीक है, और एक चार्ज को मूव किया गया A से B तक। तो A से B तक लाने में कितना वर्क डन किया जाएगा? ठीक है, तो देखते हैं। देखो, अगर आप देखोगे तो इस चार्ज से इस पॉइंट A का डिस्टेंस क्या है? मान लेते हैं x है। अच्छा, ये जो पॉइंट B है इसका डिस्टेंस भी कितना है? x। मतलब दोनों के दोनों जो पॉइंट हैं चार्ज से सेम डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, और इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो हम पढ़ते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू W/Q। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे? 0, क्योंकि यहां से यहां तक मूव करके यहां से यहां तक लेके आ रहे थे, तो इन दोनों पॉइंट्स का बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? 0। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q डेल्टा V। Q 1 कूलम का था, डेल्टा V 0 है, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास क्या जाएगा? 0। तो ऑप्शन B करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। कह रहे हैं कि अ चार्ज A इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। एक चार्ज है जो कि सेंटर ऑफ अ सर्कल A पे रखा गया है। वर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन अनदर चार्ज इज टेकन फ्रॉम पॉइंट P। ठीक है, कह रहा है कि इन 4 केसेस में से सबसे ज्यादा वर्क किस केस में होगा? अच्छा, यहां सेंटर पे चार्ज रखा है, इसका मतलब L, M और N, इन तीनों पॉइंट्स पे क्या होगा? पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, और ये पॉइंट P पे भी पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मतलब L तक लेके आते हैं तो इसमें वर्क डन कितना होगा? 0। और अगर P से M तक लेके आते हैं तो इसमें भी वर्क डन 0, और P से N तक लेके आते हैं तो इसमें भी वर्क डन 0 हो जाएगा। मतलब इन तीनों केस में तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये जो आपके पास जो ये सर्कल है, ये एक इक्विपोटेंशियल कर्व है या फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाने में वर्क डन होता है 0। तो अब बचता एक ही केस है, कौन सा? K। तो मैक्सिमम किस वाले केस में होगा? P से K तक का। तो ऑप्शन A करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है इस तरीके से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग टू द गिवन सिस्टम। ठीक है, इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट पहला देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सरफेस ऑफ द स्फीयर इज 0, गलत है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद इन द स्फीयर इज 0, ये भी गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ स्फीयर। ठीक है, देखो अगर आपका स्फीयर है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी आ रही होंगी? इस तरीके से। ठीक है, तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये ऑप्शन तो सही है। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद इन द स्फीयर, ये गलत है। तो ऑप्शन C इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है AX I कैप प्लस A1 I कैप
A2 J कैप और A3 K कैप गिवन है, और आपके पास वेक्टर R गिवन है, A I कैप प्लस B J कैप। वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन निकालने के लिए पहले हम पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। तो पता है कि E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr होता है, ठीक है। तो dV की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस E डॉट dr, मतलब दोनों का क्या ले लेते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट। तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, सिर्फ I को I वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, J वाले को J वाले के साथ और K वाले को K वाले के साथ। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा, ये नेगेटिव साइन ये वाला है, और I वाले को I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A1A, और J वाले को J से मल्टीप्लाई करेंगे तो A2B। पोटेंशियल तो इतना हो गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू dV। तो चार्ज कितना था Q, और dV कितना है, ये माइनस है तो माइनस को आगे लगा लेते हैं, A1A प्लस A2B। तो इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आ रहा है, A1A A2B, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two equal and opposite charges are placed at some distance apart in a vacuum। कह रहा है कि दो इक्वल है और अपोजिट चार्जेस है, ठीक है, तो कुछ दूरी पे रखे गए हैं। एट द मिड पॉइंट ऑन द एक्सेस लाइन जॉइनिंग देम, इनकी जो मिड पॉइंट है, वैसे ये डाइपोल है, इनके जो मिड पॉइंट है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, पोटेंशियल फाइनाइट नहीं, पोटेंशियल मिड पॉइंट पे तो पोटेंशियल तो जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। तो दोनों चार्जेस या फिर जो डाइपोल है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी लेकिन पोटेंशियल जीरो होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, ऑप्शन बी कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइनाइट एंड पोटेंशियल इज जीरो। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज जीरो, गलत, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसमें जो है थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये 1/d का है, 1/d है, ठीक है, इन एक्सेस में 1/d को रिप्रेजेंट कर रहा है सभी एक्सेस में, ठीक है, ठीक है। कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम बाय कंसिडरिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल एज ओरिजिन। मतलब इस तरीके से ऐसे कर रखा है कि ये डाइपोल ऐसा रखा हुआ है और उसका जो मिड पॉइंट है उसको क्या मान रखा है, उसको माना हुआ है, क्या माना हुआ, ओरिजिन मान रखा है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ द पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, ग्राफ कैसा बनेगा, तो मिड पॉइंट पर तो पोटेंशियल जीरो होता है और जीरो इसी वाले केस में आ रहा है, और पोटेंशियल आपको पता है डाइपोल की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये पैराबोला है, देखो ना, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d का होल स्क्वायर, तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसके सेंटर पे तो पोटेंशियल जीरो आ रहा है लेकिन आगे जाते हुए पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, 1/d का होल स्क्वायर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्लैट हो सकता है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन क्रॉस ईच अदर, तो ये वाला तो नहीं होता। कभी भी दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल्स की दो वैल्यूज हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगला पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस आर परपेंडिकुलर होती हैं, वर्क डन इज जीरो। हाँ, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि यही वाला इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V विद डिस्टेंस x फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट चार्ज इज शोन, ठीक है। वेरिएशन को शो कर रखा है, तो पहले इनके पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट हो जाएगा 0.1, 3, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये 0.3, 1, ठीक है। हमें फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो हमें पता है कि E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr होता है, ठीक है। तो dV को हम क्या लिखेंगे,
V2 माइनस V1, तो V2 ये है, V1 ये है, और ये माइनस को बाहर रख लेते हैं। V2 1 माइनस 3 और अपॉन में आ जाएगा x2 या फिर R2 माइनस R1। R2 कितना है 0.3 माइनस 0.1, तो ऊपर आ जाएगा -2 और नीचे आ जाएगा 0.2, पॉइंट से हटेगा 0 आएगा 10, और ये माइनस कट के प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर शोन। मतलब हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं और सभी का कैपेसिटेंस कितना है, C है। तो हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पॉइंट A और B के बीच में। पॉइंट A और B के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अच्छा, जो देखो कैपेसिटर जो C है, अगर आप इसको देखो तो ये जो इसके दोनों टर्मिनल्स पॉइंट B के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। देखो इधर से भी और इधर से भी, अगर इसके दोनों पॉइंट्स B के साथ जुड़े हुए हैं तो ये कैपेसिटर की तरह काम ही नहीं करेगा, मतलब इसका कोई भी यूज नहीं है। ठीक है, तो अब बचता क्या है, एक ये और एक ये दोनों के दोनों कैसे हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। और पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्टली हम उनको ऐड कर देते हैं। तो C1 प्लस C2 दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू C है, तो 2C। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंडेंसर ऑफ कैपेसिटर 30 माइक्रोफैरेड, उसका कैपेसिटेंस कितना है 30 माइक्रोफैरेड है, और पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट है। इट एक्वायर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो हाफ सी वी स्क्वायर होती है, हाफ सी कितना है 30 इंटू 10 पावर, अच्छा माइक्रो में रहने देता है क्योंकि सारे आंसर्स नहीं लिख लेते हैं, -6। अच्छा, वी स्क्वायर कितना है 12 इंटू 12। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, बाकी कैलसी से कर लेते हैं इसका कैलकुलेशन। क्या तो आएगा 30 इंटू 6 इंटू 12। अच्छा, ये 6 है, माइनस में नहीं है, तो कितना आ रहा है 2160 इंटू 10 टू दी पावर -6 आ रहा। अच्छा, -6 आ रहा है, और आपके पास देखो यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, एक ये और एक ये, लेकिन ये माइक्रो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले से 2.16 लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, ये। ठीक है, अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 2.16 इंटू 10 टू दी पावर -3 आएगा, -3 में आएगा, तो वो मिली हो गया, मिली जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड व्हेन स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2 द परसेंटेज ऑफ द एनर्जी लॉस। कह रहा है कि आपने ये जो कैपेसिटर रखा हुआ था, पहले इसको चार्ज किया गया, चार्ज करेंगे तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी इसमें, हाफ सी की वैल्यू कितनी है, तो पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ और सी कितना था 2 माइक्रोफैरेड इंटू वी का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया इसमें, वी स्क्वायर आ गया, और इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, इतनी एनर्जी आ गई। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि इसको इस तरफ लगा दिया गया, मतलब जो ये था अभी इसको इस तरफ लगा दिया गया। अब आपके पास इस सर्किट में क्या होगा, एक तो 8 माइक्रोफैरेड और जो ये 2 माइक्रोफैरेड है, इन दोनों ये क्या करेगा, ये इन दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो सेम पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, और इनका कॉमन पोटेंशियल क्या मिलेगा, इनका कॉमन पोटेंशियल मिलेगा, होता है Q इज टू CV, तो V इज टू क्या हो जाएगा Q बाई V। ठीक है, तो दोनों का टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल
कैपेसिटेंस। ठीक है, अच्छा टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज देखते हैं। देखो इसका पोटेंशियल, पहले इसमें कितना चार्ज स्टोर होता था, इसका कैपेसिटेंस सी था पहले, मतलब 2 माइक्रोफैरेड था, और इसका पोटेंशियल कितना था, वी था। ये देखो इस वाले में वी था ना, तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू सी वी। सी कितना था, 2 माइक्रोफैरेड इंटू वी, मतलब 2V माइक्रोकूलाम का चार्ज स्टोर होगा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा 2V। अच्छा टोटल पोटेंशियल, टोटल कैपेसिटेंस कितना, तो दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो टोटल कितना हो गया 10 ये माइक्रो कूलाम था और ये माइक्रो फैरेड था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2V/10। ये दोनों का क्या मिल गया हमें, ये दोनों का मिल गया हमें कॉमन पोटेंशियल मिल गया। ठीक है, अच्छा अब एनर्जी कितना आएगा, एनर्जी आएगा हाफ CV²। तो C कितना है 10 माइक्रो फैरेड, कितना है 10, क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल हैं। V कितना है, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4V²/10 का स्क्वायर कर देंगे 100 हो जाएगा। ये 2 से इसको कट कर देते हैं, तो E2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 20V²/100 और इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, पहले कितनी आ रही थी, पहले आ रही थी V² इंटू 10⁻6, अभी इतना आ गया। अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए पहले हमें डेल्टा ई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो डेल्टा ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसमें से इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो E1 माइनस E2। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, E1 से डिवाइड करना पड़ेगा, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, अच्छा E1 माइनस E2 करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें से इस वाले पार्ट को माइनस कर देंगे तो मिलेगा हमें 80/100V²। ये क्या है, ये मिला हमें किसकी वैल्यू, और इंटू 10⁻⁻6 तो है ही, ये डेल्टा V हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई स्टार्टिंग में V कितना था, स्टार्टिंग में एनर्जी कितनी थी, V2 इंटू 10⁻⁻6, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। जो कॉमन टर्म्स है ना काट देते हैं, 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल हो गया, V से V² कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है 80% आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 80% एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो 4 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है असर्शन, दूसरा होता है रीजनिंग, और इसमें 4 ऑप्शंस के हिसाब से अगर ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन होता है कि अगर ए और आर दोनों करेक्ट हैं और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन है कि ऑप्शन ए और आर करेक्ट है, ट्रू है, लेकिन आर ए के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला है कि ए ट्रू है, आर फॉल्स है, और अगला है कि आर फॉल्स है, सॉरी ए फॉल्स है और आर ट्रू, आर भी फॉल्स है। ठीक है, तो इसके हिसाब से देख लेते हैं क्वेश्चंस। हमारे पास 2 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन पहला है कि ए और बी आर द 2 कंडक्टिंग स्पेयर्स ऑफ द सेम रेडियाई। ठीक है, 2 कंडक्टिंग स्पेयर्स हैं और उनका रेडियस क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, ठीक है, दोनों का रेडियस क्या है, सेम है ये। ठीक है, ए सॉलिड है, सॉलिड का मतलब होता है पूरा भरा हुआ है इस तरीके से, और बी हॉलो है। बोथ आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या कर दिया गया, सेम कर दिया गया। देन द चार्ज ऑन ए इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन बी। कह रहा है कि अगर दोनों का साइज सेम है, क्या है, दोनों का साइज अगर सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो दोनों पे जो चार्ज होगा वो भी सेम होगा। तो ये तो करेक्ट है, क्यों है, क्योंकि भाई अगर दोनों का साइज सेम है, ठीक है, और पोटेंशियल भी अगर दोनों का सेम है, तो उनकी चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी सेम रहेगी। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, और ऑप्शन बी पोटेंशियल्स ऑन बोथ आर सेम,
ये तो मेंशन ही था। तो ए और आर दोनों के दोनों सही हैं, और वैसे आर ए के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि पोटेंशियल सेम है, और पोटेंशियल सेम है तो तब दोनों पे चार्ज सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा, द कैपेसिटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ चार्जेस वेरिड ऑन इट। कह रहा है कि जो कैपेसिटी है, द कैपेसिटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर रिमेन्स, मतलब जो उसकी कैपेसिटी, चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी है, वो कांस्टेंट रहेगी अगर हम चार्ज को वेरी कर दें। तो कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि आपने कैपेसिटेंस पढ़ा था कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इसमें देखो, इसमें कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जो बता रहा है कि चार्ज वेरी करने पे कैपेसिटेंस चेंज होगा। ये सारी की सारी कैसी क्वांटिटीज हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे ए एरिया, एप्सिलॉन नॉट मीडियम है, और डी क्या है? दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन मीडियम एज वेल एज द शेप एंड द साइज ऑफ द कंडक्टर, ये भी सही है। तो ए तो सही है, और आर उसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।